हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी वर्कशीट नंबर 57, इंग्लिश वर्कशीट नंबर 57, जो करनी है आपको 24 नवंबर 2020 को। नाउ गियर अप। आप राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं और ये एक और है आपका एनालिटिकल प्रैक्टिस पैराग्राफ। तो बेटा एनालिटिकल पैराग्राफ आपको पता है कि आपको क्लूज दिए होते हैं, आपको डाटा दिया होता है, आपको उस डेटा को इन्फ्रेंस मतलब इंटरफेयर करना है, उसको डिसिफर करना है, आपको उसे क्या समझ आया, क्या अप्लाई, क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी है, आपको उसी के बारे में लिखना होता है। द गिवन पाई चार्ट, अब ये पाई चार्ट दिया गया है, शोज द मेन रीजन वाई एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि जो खेती के लिए ज़मीन है बिकम्स लेस प्रोडक्टिव। द टेबल शोज हाउ दीज कॉजेज अफेक्टेड 3 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो 3 रीजन्स की यहाँ पर जो 1990s में 1990 के कभी समय में ये टेस्ट किया गया था, ये स्टडी की गई थी और उसका ही आपको एक पाई चार्ट दिया गया है। सिलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन्स। तो आपको ये हिंट दे दिया गया कि आपको करना क्या है, आपको सिलेक्ट करना है, रिपोर्ट करना है और उसी दिए हुए डेटा में ही कंपेयर करना है, उसके मेन फीचर्स को निकालना है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि उसको वर्ड्स में चेंज करना है डेटा को। तो ये देखिए कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। तो ये कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन क्या है, यानी कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो हमारी धरती है, हमारी मिट्टी है, वो बेटा एग्रीकल्चर अगर बार बार क्या होगा, वही प्रोडक्शन होता रहेगा, एक ही तरह की क्रॉप आप उस पर एक ही तरह की फसल करते रहेंगे तो कुछ उसके लवण, कुछ उसके खनिज लवण, कुछ मिनरल्स, पर्टिकुलर मिनरल्स कम हो जाते हैं उसमें, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। उसी को बोलते हैं ओवर कल्टीवेशन। ज़रूरत से ज़्यादा आपने उसमें उसको छोड़ा नहीं। आप देखते हो कई बार आपको पता होगा किसान कुछ समय के लिए अपने खेतों को खाली छोड़ देते हैं, जब वो अपनी फसल काट लेते हैं तो उसके बाद कुछ समय के लिए उसको खाली क्यों छोड़ा जाता है, ताकि उसके जो खनिज है, जो उसके अंदर लवण है, वो सब जो उसकी फर्टिलिटी है उसको वापस अटेन कर सके, वो सॉइल वापस उपजाऊ हो सके मिट्टी, उसके लिए उसे छोड़ा जाता है ताकि ऑटोमेटिकली वो सारा लेवल कंप्लीट हो जाए। या फिर ऐसी चीज़ें जैसे गेहूं के बाद वहाँ दालें उगाई जाती हैं ताकि मिट्टी में भी राइजोबियम के होने से प्रोटीन ज़्यादा हो जाए। तो उसी चीज़ का ध्यान रखेंगे अगर, तो ये नहीं होगा। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन, तो आपको सिंबल से भी दिखाया गया है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, बहुत ज़्यादा काट लेना पेड़ों को। तो ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या हो रहा है, हमें और ज़्यादा लैंड चाहिए अपनी फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, तो पेड़ों को काटा जाता है। उसी को अत्यधिक पेड़ों को काटना, ज़रूरत से ज़्यादा जब पेड़ों को काटते हैं तो उसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ देखिए डिफॉरेस्टेशन कितने परसेंट है, 30%, और ओवर कल्टीवेशन का कितने परसेंट का है, 28%। इसका कारण ओवर कल्टीवेशन है। और उसके बाद है बेटा ओवर ग्रेजिंग, जो है 35%, यानी कि 35%। तो ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, जो चारा चरने के लिए जाते हैं, डेयरी एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स सारे, उनको भी खाना चाहिए। तो वो जब ग्रेजिंग करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी एक ही लैंड को ही, उसको अगर हम बदल बदल के करें तो इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक ही स्थान पर अगर एक लिमिटेड एरिया में ही उनको कराएंगे तो वो क्या होगा, वो एरिया पूरा ओवर ग्रेजिंग से वहाँ वो जो उसके वेजिटेशन थी, जितना वहाँ पौधे, बेटा पौधे जो लगे होते हैं वो पौधे अपने आप भी मिट्टी को उर देते रहते हैं, खनिज लवण एब्जॉर्ब कर पाती है मिट्टी। और दूसरा, जब पौधे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, तो मिट्टी की सबसे उपजाऊ जो ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर की जो परत है वो बनी रहती है। जब उस पर से ये घास और ये सब हट जाएगा या ये पेड़ों को काट दिया जाएगा तो उसकी सबसे ऊपर की सतह या तो पानी में बह जाएगी या हवा में उड़ जाती है। तो और दूसरे कारण ये जो पानी हवा है ये अदर्स में आते हैं, जो है 7%। तो इस तरह से, या फिर हम कूड़ा डाल देते हैं, जो कूड़ा डाल रहे हैं आजकल, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जो मिट्टी में विलय नहीं होती, मिट्टी को बंजर बना देती हैं, तो ये सब 7% के अंदर आता है। जहाँ पानी है, लैंडफिल्स हैं जिसमें कूड़ा भर दिया गया है, या हवा है जिस कारण से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद देखिए जब 3 एरियाज़ में इसको किया गया, 3 रीजन्स में किया गया, तो जब यूरोप में किया गया तो यूरोप में आया कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि अत्यधिक पेड़ों को काटने से 9.8, ओवर कल्टीवेशन यानी कि बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर कुछ उगाया तो 7.7, और ओवर ग्रेजिंग से 5.5, यानी 23% जो है लैंड वहाँ पे डिग्रेड हो गई थी उस समय में।
फिर उसके बाद आपको बताया गया है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये हमें डिटेल्स दी गई हैं, जिससे टोटल 5% लैंड डिग्रेडेड थी। अब इसके बाद है ओशनिया। तो ओशनिया में भी क्या है, ओशनिया यानी कि साउथ पैसिफिक एरिया में, साउथ पैसिफिक जो एरिया है हमारा, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला के बोला जाता है बेटा ओशनिया। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, यहाँ कुल मिला के 13% ये डिग्रेड हो गई इस तरह से, जिसमें से एक 1.7 डिफॉरेस्टेशन के कारण, ओवर कल्टिवेशन बिल्कुल भी नहीं है, और ओवर ग्रेजिंग है 11.3%। जो आप टोटल करेंगे तो आ जाता है 13%। तो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पैराग्राफ लिखना है, हमें ये स्पेस दिया गया है जिसको मैंने यहाँ आपको लेके लिखा है, ये देखिए, लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जो वैल्यू, जो उसकी क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो डिग्रेड कर जाती है, वो डाउन चली जाती है। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड इज बिकमिंग लेस प्रोडक्टिव। एग्रीकल्चरल लैंड, जो खेती लायक ज़मीन है, उससे कम प्रोडक्शन आने लगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच ओवर एक्सप्लॉयड, हद से ज़्यादा उससे लिया द फर्टिलिटी लेवल ऑफ सॉइल, बिल्कुल उसका जो सॉइल का है फर्टिलिटी लेवल को डिग्रेड कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। द पाई चार्ट शोज द एक्सटेंट ऑफ डिग्रेडेशन। बेटा ये जो पाई चार्ट आपने देखा ऊपर, ये देखिए, ये होता है पाई चार्ट। जो ये सर्कल में उसके पार्टीशन को, इसको 100 मान लेते हैं और इस सर्कल के पार्ट्स कर दिए जाते हैं, तो इसको बोला जाता है। आप देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, आपने चोको पाई खाया है, तो चोको पाई कैसा होता है, चोको पाई ये शेप होती है सर्कल, तो पाई उसी से पाई आया, ये सर्कुलर शेप, और उसमें आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल में से कितना कितना परसेंट किस चीज़ का है। तो अब देखिए पाई चार्ट हमें क्या बताता है, द पाई चार्ट शोज एक्सटेंट ऑफ डिग्रेडेशन। पाई चार्ट हमें बता रहा है किस लेवल तक डिग्रेडेशन हो चुका है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इज 30%, ओवर ग्रेजिंग से 35%, ओवर कल्टिवेशन से 28% एंड अदर्स 7%। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, अब क्या स्टडी हुई और उस स्टडी में क्या पता चला, अकॉर्डिंग टू द स्टडी इन यूरोप 23% लैंड गॉट डिग्रेडेड ड्यू टू दीज एक्टिविटीज़। ये जो एक्टिविटी हमने पढ़ी इसमें 23% लैंड जो है वो यूरोप का ख़राब हो चुका है। इसी तरह से कंपैरिजन टू 5% नॉर्थ अमेरिका का और 13% ओशनिया का, जिसमें कि हमारा आता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब एज़ पर द डाटा, क्योंकि हमें जो बात करनी है बेटा, आपको जो डिटेल दी गई है उस पर बेस करनी है, आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखना है, आप अपनी तरफ से सिर्फ सजेशंस देंगे अगर कोई ऐसी चीज़ है। तो एज़ पर द डाटा इन यूरोप द मेन रीज़न इज़ डिफॉरेस्टेशन, वाइल इन ओशनिया एंड नॉर्थ अमेरिका इट इज़ ओवर ग्रेजिंग। तो यहाँ पर ओशनिया और नॉर्थ अमेरिका में तो ओवर ग्रेजिंग कारण है, जबकि जो यूरोप है वहाँ डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा कारण है। एज लैंड डिग्रेडेशन अफेक्ट्स, तो लैंड डिग्रेडेशन का कहाँ असर होता है, एज लैंड डिग्रेडेशन अफेक्ट्स द फूड प्रोडक्शन एज वेल एज लाइवलीहुड, लोगों के जीवन को, हमारे फूड के प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है, उस पर असर डालता है। वी मस्ट क्रिटिकली एनालाइज, हमें सोच समझ के क्रिटिकली एनालाइज करके हमारी जो एक्टिविटीज़ है, एनालाइज आर एक्टिविटीज़ टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड लैंड फर्टिलिटी लेवल। तो हम जो ये चीज़ें कर रहे हैं हमें सोच समझ के प्लान आउट करके इन्हें करना चाहिए। इसके प्रॉज एंड कॉन, यानी कि इसके लाभ और हानि देखते हुए किस तरह से प्लान करें कि कम से कम हमारे नेचर को उसका हार्म हो, कम से कम हमारी प्रकृति पे उसका असर हो, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करना चाहिए, अपने जो हमारे वर्क हैं। अब वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, तो सबसे पहले तो हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उससे हमारी एयर भी अच्छी होगी, लैंड भी अच्छा होगा, सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, सिलेक्ट एंड असाइन द एरियाज फॉर ग्रेजिंग एंड कल्टिवेशन विद अप्रोप्रिएट रोटेशन। अगर हमने ये डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर इस बार ये वाला जो पूरा खेत है ये सारे गेहूं के होंगे और अगली बार इस पर चना या फिर दालें होंगी, तो इससे क्या होगा बेटा, या यहाँ पर पशु अब चरेंगे, एक महीना इधर चरेंगे और एक महीना वो दूसरी वाली तरफ जहाँ वहाँ पर है उस एरिया में पशुओं के चरने का इंतज़ाम कर दें, तो क्या होगा, जितने में वो पशु वहाँ पर चरेंगे इतने में यहाँ पे वो घास और पौधे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ जब तक वो उसको चारे को कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, उनको जो चाहिए उतने में दूसरी जगह तैयार हो जाएगी। और रोटेशन से जो मिट्टी की क्वालिटी है वो भी ख़राब नहीं होगी।
एज वेल एज यूज़ ऑर्गेनिक मटेरियल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। और हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे अब देखिए ये हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बी द चेंज वी विश टू बी। तो बेटा जो छिलके हैं, जो हमें पेड़ों से मिलने वाली, पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें हैं, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे छिलके हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, रोटन फ्रूट्स हैं, सड़ जाते हैं, कई बार सड़ गल गया है, या फिर छिलके उतारते हैं हम लोग सब्जियों फलों के, इन सबको हमें मिट्टी में हो सके तो मिट्टी में दबाना चाहिए। तो जब ये मिट्टी में दबेंगे तो ये एक तो हमारा कूड़ा नहीं बढ़ेगा, उससे पॉल्यूशन बचेगा। दूसरा, मिट्टी में ये अपने जो लवण हैं, अपने जो खनिज लवण हैं, अपने मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाएंगे और वो क्वालिटी ऑफ लैंड, जो उसका लैंड की प्रोडक्टिविटी है, उसको हेल्प करेंगे। इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एंड यू शुड प्रैक्टिस इट। बेटा और भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप न्यूज़पेपर में देखते हैं तो भी प्रैक्टिस करिए। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू योर वर्क टाइमली बेटा, क्योंकि ये जो आपके वर्कशीट्स हैं, इन्हीं के थ्रू आपकी पूरी प्रिपरेशन हो रही है। और बच्चा जितना रेगुलरली काम करेगा, अच्छे से नीटली काम करेगा, तो टीचर्स भी अपने इंटरनल्स के जो मार्क्स हैं, टीचर्स के पास जो आपके नोटबुक के मार्क्स हैं, आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, वो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि कौन बच्चा कितना अच्छे से और कितना समय पर काम करता है। तो कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी एंड बी इन टच विद अस। बेटा कई बार वीडियो बहुत लेट हो जाती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो ज़रूर भेजूँगी, लेकिन वीडियो अपलोड होने का टाइम, कई बार बेटा हम स्कूल भी जाते हैं और बहुत से काम हैं, तो उस वजह से टाइम अप डाउन हो जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर काम कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।